किसान भाइयों, आपकी फसल बढ़ नहीं रही है। ऐसी समस्या आपको सबसे ज्यादा कब आती है? ठंड के दिनों में। ठंड के दिनों के बाद आपकी गर्मी के दिनों में वही समस्या आती है और बारिश के मौसम में ज्यादातर ये समस्या आती ही नहीं है। तो ऐसा क्या क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये अगर आपको पता चला तो ठंड हो या फिर गर्मी हो, आपकी फसल अच्छी तरीके से बढ़ पाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको कारण पता होना जरूरी है। अगर सटीक कारण पता होगा तो आप सटीक उसका जवाब मत पा सकते हो और जिसके सहारे आप इसका उपाय भी कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर ठंड के अंदर फसल बढ़ क्यों नहीं पा रही है, पहले तो ये समझेंगे और बाद में उसके लिए अलग अलग तरीके की क्या क्या उपाय हो सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो इतना महत्वपूर्ण विषय है तो इसके लिए एक लाइक भी बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। ठंड में फसल बढ़ नहीं रही है, क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली वाली बात, ठंड पूरे साल में जो सबसे कम स्पीड रहता है फसल का बढ़ने का, वो कब रहता है? वो रहता है आपके ठंड के दिनों में। तो ये ठंड के दिनों में ही ऐसा फसल क्यों करती है? तो इसका पीछे का कारण एक है कि जो सनलाइट है, जो सूरज है हमारा, वो सबसे कम सनलाइट कब देता है। मतलब सूर्य प्रकाश हमारे ये देखो, सूर्य प्रकाश पृथ्वी के ऊपर गिर रहा है, इसका मतलब दिन दिन दिखता है। सूर्य प्रकाश नहीं गिर रहा है मतलब रात होती है। तो वहां पे आप एक बात नोटिस कीजिए कि भाई ठंड के दिनों में सबसे बड़ी रात होती है। 22 दिसंबर को हमने देखा है कि 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। तो सबसे बड़ी रात हो गई यानी कि सबसे छोटा दिन हो गया। तो छोटा दिन हो गया तो सनलाइट आपको कितना मिलेगा? कम मिलेगा। तो पूरे साल में 22 दिसंबर जैसे जैसे नजदीक आता है, वैसे वैसे आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो भाई थोड़ा दब जाती है। आप ये महसूस भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये क्यों ग्रोथ दब जाती है? तो इसके पीछे का कारण यही है कि भाई सनलाइट आपको कम मिल रहा है। तो सनलाइट कम होने से क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या फायदे होते हैं, ये भी चीजें। तो फायदों की जगह हम यहाँ पे हमारे फसल की बढ़वार जो नहीं हो रही है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो सनलाइट कम गिर रहा है तो तापमान क्या होगा? तापमान होगा नीचे। इसीलिए ठंड के दिनों में तापमान ज्यादातर नीचे रहता है, सबसे पहली बात। तो तापमान नीचे होता है तो जमीन में जो सूक्ष्म जीव है उनकी जो एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है, वो धीमे धीमे गति से काम करते हैं। बहुत सारे तो डॉर्मेंसी यानी कि सुप्तावस्था में चले जाते हैं। तो ये जो सुप्तावस्था में चले गए या फिर धीरे धीरे काम कर रहे हैं, इनके सारे जो भी हम न्यूट्रिएंट हमारे फसलों को देते हैं तो वो क्या होते हैं? कम सप्लाई होते हैं हमारे फसल को। तो कम सप्लाई के कारण फसल की जो बढ़वार है वो धीरे धीरे होती है। ये सबसे पहला और प्रमुख कारण है। दूसरा कारण क्या है कि दूसरा कारण ये है कि भाई सनलाइट कम गिरने की वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, वो एकदम धीरे 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 गति से होती है। और वही धीरे धीरे वाली गति के कारण स्टोरेज के भी यहाँ पे कमी महसूस होती है। तो यहाँ पे हम दो चीजों के ऊपर ध्यान देंगे कि भाई ऊपर स्टोरेज की कमी हो जाती है और नीचे आपके न्यूट्रिएंट सप्लाई के दिक्कत आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज का उपाय उल्टा पुल्टा करना है। अभी उल्टा पुल्टा कैसे करना है यही वाली चीज है। अभी यहाँ पे वीडियो हमारा असल में स्टार्ट होता है, जो महत्वपूर्ण बात है। तो इस बात के लिए लाइक जिन्होंने नहीं किया है लाइक कर देना और हाँ, कमेंट में बताया करो कि भाई आपको कौन सा विषय इसमें अच्छे से समझ आया और क्या क्या पसंद आया। तो सबसे पहली वाली बात, हमें क्या करना है, फसल में स्टोरेज, जो स्टोरेज रहता है ना फसल के तनों के अंदर, वो स्टोरेज को सप्लाई करना है और न्यूट्रिएंट का भी सप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम वाइस वर्सा करेंगे। वाइस वर्सा मतलब क्या होता है कि ऊपर से जो स्टोरेज कम पड़ रहा है उस स्टोरेज को देंगे हम नीचे, और जो न्यूट्रिएंट का आपके जड़ों की सहायता से होता है वो जड़ों का विकास ना होने के कारण उसको हम देंगे ऊपर। और इसी के साथ साथ जड़ों का विकास भी कैसे करना है, क्या करना है, इन सबका एक तालमेल बनाकर एक कुछ फॉर्मूला बनाया है हमने। उसके अंदर आपको सिर्फ क्वांटिटी ऐड करनी है कि आपके एडजस्टमेंट के हिसाब से आप कर सकते हो और आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ठंड के दिनों में भी फसल को बढ़ा सकते हो। अच्छे से कैसे करना है बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम नीचे वाला फॉर्मूला ध्यान में कर लेंगे। तो नीचे में हम क्या करने वाले हैं, स्टोरेज को बढ़ाने की कोशिश करने वाले। तो यहाँ पे आपको स्टोरेज को बढ़ाने के लिए सबसे पहले मूंगफली की खली, सरसों की खली, इसमें से कुछ भी एक लेना है। ठीक है। मूंगफली की खली लिया तो और भी अच्छा। खली का मात्रा कितना लेना है? कम से कम
10 किलो 1 एकड़ के लिए लेना है। 10 किलो में भी भाई बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। आपको 50-50, 100-100 किलो खली लाने की भी जरूरत नहीं है। बहुत तगड़ा वाला रिजल्ट है इसका। तो ठीक है, मूंगफली की खली 10 किलो लेंगे इसमें। ठीक है, इसी के साथ साथ हम गुड़ लेंगे। काला गुड़ हुआ तो और भी अच्छा। गुड़ का इस्तेमाल हम ज्यादा करेंगे, क्योंकि गुड़ आपके फसल के अंदर जो एक कहते हैं ना, उष्णता बढ़ाने का काम करता है, टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। गुड़ का इस्तेमाल भाई अभी 22 दिसंबर के अंदर अगर आप इस्तेमाल करने वाले होंगे तो 5 किलो का तो करिए करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है 5 किलो में। ठीक है, इसी के साथ साथ इसको इसके अंदर अभी थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट भी आप देना चाहोगे तो न्यूट्रिएंट के तौर पर हम कौन सा देना चाहेंगे, तो बाकी के न्यूट्रिएंट जो है एनपीके वगैरह हमारे स्प्रेइंग के माध्यम से तो जाते रहते हैं। तो नीचे के माध्यम से ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट दे जिससे सबसे बड़ा इम्यूनिटी पावर हमारे फसल का बरकरार रहे, तो वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम के तौर पर हम चिलेटेड कैल्शियम के ऊपर खर्चा करें तो बहुत गलत बात हो जाती है। तो यहाँ पे सस्ते में सबसे बढ़िया दूध का इस्तेमाल करेंगे। आप गाय का दूध लीजिए, भैंस का लीजिए, बकरी का लीजिए, किसी का भी लीजिए, कोई टेंशन नहीं। तो दूध का इस्तेमाल करेंगे। दूध भी हम लेंगे 5 लीटर। इससे कैल्शियम भी मिलता है और इम्यूनिटी पावर भी बूस्ट हो जाएगा आपके फसल का। ये हो गया। ठीक है, इसी के साथ साथ ऐसी सिचुएशन में हमारे फसल के अंदर ग्रीन पीलापन आ जाता है। तो वो पीलापन आने की वजह एक तो मुख्य तो मैग्नीशियम हो सकती है या फिर फेरस हो सकती है। आपको डेफिशिएंसी को अच्छे से पहचानना है और जो डेफिशिएंसी होगी उसको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि मैंने समझ लिया कि भाई आपके जमीन का जो भी एक रंग है वो काला रंग का जमीन है या फिर आपका सफेद रंग का जमीन है तो फेरस का डेफिशिएंसी होगा। डीप सॉइल में फेरस का डेफिशिएंसी ज्यादा आता है। तो वहां पे, और हाँ, इसके व्यतिरिक्त अगर ऐसा जमीन नहीं है तो मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे। फेरस सल्फेट हम इस्तेमाल करेंगे 10 किलो 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है ये तो हमने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अभी हमारा जो सनलाइट कम पड़ रहा है हमारे जमीन के ऊपर, तो इसको ज्यादा बूस्ट करने के लिए, मतलब अभी सनलाइट तो सन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अंधेरे में भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया थोड़ी बहुत चलती रहे, इसलिए कुछ प्रकार के सीविड आते हैं। सीविड के अंदर वो क्षमता होती है कि भाई सीविड जो होते हैं समुद्र के अंदर बहुत सारे गहराई के अंदर वो खरपतवार होते हैं, पौधे होते हैं, जहां तक सनलाइट नहीं पहुंचता है, बहुत ही कम सनलाइट में अच्छा कार्य कैसे करना है, वो टेंडेंसी वो खरपतवारों में आ जाती है। वही समुद्र के खरपतवार निकाल कर हमारे बोतल में आ जाते हैं, हमारे पैकेट में आ जाते हैं, उसे हम सीविड कहते हैं। तो इस प्रकार के सीविड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। सीविड 1 लीटर किसी भी कंपनी का लो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो सीविड का इस्तेमाल करने से क्या होगा, ये जो सनलाइट का प्रॉब्लम है ये भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो ये जो पावर बूस्टर डोज है ये अगर आप अपनी फसल को दोगे दुर्री पकड़ते वक्त, या फिर आपके फसल में फ्लावरिंग कम आ रही है, या फिर जो भी ठंड के कारण अगर आपकी फसल बैठी हुई है, ऐसा अगर कारण है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बहुत ही शानदार रिजल्ट पा सकते हो। इस फॉर्मूले के अंदर किसी भी कंपनी का जिक्र नहीं है, किसी भी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ना कि मुझे कुछ कमीशन मिलने वाला है खली वालों से या फिर दूध वालों से। इस बात को आप अच्छे से समझेगा, ये आप ही का फॉर्मूला है, आप ही के लिए दे रहा हूँ। तो आपके लिए बनाया है तो इसका इस्तेमाल तो आपको जरूर करना है। साथ ही साथ अभी न्यूट्रिएंट का जो ऊपर से बोला है, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। आज की खास बात इसी को कह लो। तो आज की खास बात में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने क्या किया, जो ऊपर वाला प्रॉब्लम था स्टोरेज का वगैरह, वो तो ज्यादातर नीचे से सॉल्व कर लिया। अभी नीचे वाला जो न्यूट्रिएंट अपटेक का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए सिंपल वाली बात बता देता हूँ कि अगर ये जाएगा तो न्यूट्रिएंट का अपटेक भी एक्टिव हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जो ऊपर की तरफ आप जो स्प्रेइंग करते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस का, उन कॉम्बिनेशन के अंदर आपको इस तरीके से सीखना है कि एनपीके का भी इस्तेमाल इसमें कैसे कर सकते हैं। अगर पता हो तो ही पेस्टिसाइड के साथ एनपीके का इस्तेमाल करना सीखिए। अगर पता नहीं हो तो हमारे बहुत सारे कॉम्बिनेशन स्प्रे वाले वीडियो बन चुके हैं, आप उनका भी सहारा ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो, कुछ भी सीखने को मिला हो तो भाई शेयर करना तो भूलना नहीं है। और पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।